जहां जहां भी कुछ ये छिपे होंगे और एक तंजीमें नहीं है, तीन तीन हैं, हिजबुल्लाह, हूती, हमास। तो मारते मारते आप एक को मारते हुए, तो हम लोग तो एक दो को मारते हैं तो बहुत समय लग जाता है, वो कहां कहां मारेगा, मार रहा है। क्लैरिटी क्या होती है अगर आपको ये देखना है तो बेंजामिन नेतन्याहू का एक ट्वीट देखिए जिसमें स्पष्ट कह रहे हैं कि इजराइल का जो भी दुश्मन है कोई भी देश उसको अपने यहां पर ना रखे। अगर वो ऐसा करता है तो उसको खुद ही कानून के समक्ष ले जाए और उसको उसके किए की सजा दे, वरना हम वो काम कर देंगे। इससे ज्यादा क्लैरिटी अपने दुश्मन के बारे में शायद नहीं हो सकती, और ये क्लैरिटी तमाम देशों के अंदर अब कम से कम शत्रुबोध के मामले में क्लैरिटी बहुत आवश्यक है। ये मैं क्यों कह रहा हूं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन जरा पहले ये खबर देख लीजिए। कतर के बाद यमन पर इजराइल का प्रहार, राजधानी सना के कई इलाकों पर हमला, इजराइल ने सैन्य ठिकाने, फ्यूल स्टेशन को बनाया निशाना। हमले में हूती विद्रोहियों को भारी नुकसान। हूती विद्रोहियों ने, आपको मालूम है कि इजराइल पर अटैक किया था, उसके कई एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया था, और यहां हूती विद्रोहियों को एक के बाद दूसरा सबक देता हुआ इजराइल। ईरान से अभी दो हाथ किए हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते, हिजबुल्लाह को समेटे हुए अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, हूती से भी निपटा जा रहा है, और कहीं भी दुश्मन छिपे हुए हैं। वो वार्ता के लिए ही क्यों ना पहुंचे हों, अगर उन्होंने पहले घाव दिया है और अब वार्ता की आड़ में अपने लिए टाइम बाय कर रहे हैं तो इजराइल उसके लिए भी तैयार नहीं है। हालांकि इसमें एक और तीसरा एंगल भी है कि अमेरिका की साख पर बट्टा लग रहा है, वो कैसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए मेरे साथ जनरल सिन्हा जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, जय हिंद। और मेरे साथ नेवल कैप्टन श्याम भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। ये यमन पर हम कल ही बात कर रहे थे कि टर्की का नंबर अगला है क्या, उससे पहले खबर यमन की आ गई सर, जनरल सिन्हा। देखिए लगातार जो आप देख रहे हैं पूरे वेस्ट एशिया को, यदि आप देखिए कभी यमन में, फिर गाजा में, फिर लेबनान में, फिर सीरिया में, फिर इधर आप पहुंच जाते हैं कतर में। कतर में अब फिर आप बोल रहे हैं कि और कहीं नंबर आने वाला है, आप बता रहे। तो देखिए जहां जहां भी कुछ ये छिपे होंगे और एक तंजीमें नहीं है, तीन तीन हैं, हिजबुल्लाह, हूती, हमास। तो मारते मारते आप एक को मारते हुए, तो हम लोग तो एक दो को मारते हैं तो बहुत समय लग जाता है, वो कहां कहां मारेगा, मार रहा है। और इसको कहते हैं ना, आपने कहा ना शत्रु बोध में जो क्लियरिटी ऑफ एम एंड आपकी एब्सोल्युटली एम को इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप कर रखेंगे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस हम उसको कहते हैं कि जहां भी रहेगा हम मारेंगे, कहीं भी रहे। और ये है कि दुश्मन है तो आप भले अपने दोस्त के देश में हो, आप चाहते हैं कि शायद आपसे उनका अच्छा रिलेशन है, पर उसमें कहीं भी फर्क नहीं हो। और ये वाली जो यही कंफ्यूजन, ये जो न्यू नॉर्मल भारत ने भी सेट किया है ना, भारत ने अब ये कहा है कि आतंकवादी और आतंकवादियों को पालने पोसने वाले उनके आका, भले ही वो सरकार में बैठे हुए लोग क्यों ना हो, भले ही वो आर्मी के लोग क्यों ना हो, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये क्लैरिटी भारत भी मौजूदा नेतृत्व के साथ ये बहुत तेजी से ला रहा है, और ये खबर पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। पाकिस्तान भी अब इस लिहाज से तैयार रहे कि अगर पहले भारत के खिलाफ हरकतें करेगा और फिर बातचीत और तमाम डिप्लोमेसी की आड़ में वो टाइम बाय करने की कोशिश करेगा तो अब टाइम मिलेगा नहीं। कैप्टन श्याम, ये चीजें अब बहुत तेजी से बदल रही हैं, और विश्व में इन चीजों को लेकर ये जो दौर चल रहा है, ये बड़ा डिफाइनिंग चल रहा है। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, जब मधुबनी में भारत के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी और हिंदी भाषी क्षेत्र में इंग्लिश में बोला था, वो वर्ल्ड को बहुत क्लियर मैसेज था कि सपोर्टर्स, इनेबलर्स एंड फाइनेंसर्स। पहले तो हम प्यूनिटिव मेजर टेररिस्ट की कर रहे हैं, जो हमने किया वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। सपोर्टर्स, इनेबलर्स एंड फाइनेंसर्स, तो ये सपोर्टर्स, इनेबलर्स एंड फाइनेंसर्स में कतार में बैठे जो लोग हैं हमास के, वो भी आ जाते हैं। और इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि तुम कहीं चले जाओ, तुम कहीं ना कहीं से एड एंड अबेट कर रहे हो टेररिज्म को, तो तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। और ये बात इजराइल बहुत अच्छी तरह से अब कहता है, और उसे अपने एलाइज यूएसए जैसे लोगों से भी इसके लिए पूछना नहीं पड़ता कि वो कब कैसे मारेगा। और मोसाद का स्पाई ऑपरेशन, जैसे हमने कहा, मिलिट्री ऑपरेशन के साथ साथ पॉलिसिंग, स्पाइंग जो मिशंस चल रही हैं, ये उसके तहत का एक नमूना है, ये पैरेलल चल रहा है। और इतिहास गवाह है मोसाद का कि कई देशों में जाके उन्होंने ऐसे किया है पहले भी, और वो कह रहे हैं कि हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अब उसकी मंशा थोड़ी बड़ी है, अब उसको ज्यादा बल मिला है और विश्व का सपोर्ट भी है, क्योंकि टेररिज्म एक बहुत ही बड़ा खतरनाक इविल है। और इसी नोट पर यह खबर देखिए कि कतर अटैक के बाद हमास को इजराइल की धमकी। अमेरिका में इजरायली राजदूत येचियल लीचा का बड़ा बयान, कतर अटैक में बच निकले हमास कमांडर्स को चुनौती, जो कमांडर जिंदा बचे उन्हें अगली बार मार डाला जाएगा। अब देखिए, एक तरफ दुनिया का एक धड़ा ऐसा भी है जो इसको इस तरीके से देख रहा है कि वो लोग जो बातचीत के लिए पहुंचे थे उन्हें निशाना क्यों बनाया गया, लेकिन दूसरी तरफ एक एक्सपर्ट्स का बड़ा तबका ऐसा भी है जो ये कहता है
कि इसी तरीके से टैक्टिक्स होते हैं अपने लिए जिंदगी को और लंबा करने का, अपने रिसोर्सेज को रिप्लेनिश करने का और टाइम बाय करने का। इस तरह का टाइम उन लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए जिनका इंटेंट बातचीत का नहीं होता है, वो बातचीत को टूल के तौर पर टाइम बाइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या ये बात सही है सर? एब्सोल्युटली सही है। ये आप ये बताइए, कोई ऐसी तंजीम है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित हो गई है और आप यूएन से भी कर देते हैं, सब जगह से, और उसकी हेडक्वार्टर आप बना देते हैं दूसरे देश में और वहां से बोलते हैं कि बातचीत करेंगे, और इस तरह के ऑफिसेस दूसरे जगह पैसा मुहैया होता है, पैसा वो देश देता है। ये तो देखिए, क्योंकि दुनिया के अंदर में ये चीजें रिवाज बन गई है कि कोई इसको चलवाता है। वहां पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए वो आतंकी तंजीम का ही आदमी है, लेकिन जिस समय वो हथियार लेकर खड़ा हुआ है वो आतंकवादी है, लेकिन जिस समय वो हथियार छोड़कर बातचीत की टेबल की तरफ जा रहा है तो क्या उसका वो डीड उसका वहां भी पीछा करेगा या वहां उसको छोड़ा जाना चाहिए? देखिए 7 अक्टूबर 2023 से और हम 7 अक्टूबर 2025 में आने वाले हैं, तो आप क्या ऐसे बातचीत करते रहेंगे? कितनी बार हुआ। सबसे पहले जब आप 200 से भी ज्यादा आप ले जाते हैं हॉस्टेजेस उठा के, उनके साथ क्या क्या करते हैं वो तो दुनिया देख रही है, और उसके बाद कहते हैं बातचीत हम छोड़ देंगे। आप ये बताइए क्या चीज की बातचीत हो रही है कि आउट ऑफ 49 जो बचे हैं उसमें से हम आपको वापस नहीं, लेकिन फिर ये जो फिलॉसफी है सर कैप्टन श्याम, जो दुनिया भर में कही जाती है कि कोई भी बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में नहीं पहुंचनी चाहिए, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले होने चाहिए, तो फिर ये तो फिर एक तरीके से दरवाजा बंद है ना कुछ मामलों में बातचीत का। पॉलिटिकल विल से बात करेंगे, उनके जो पॉलिटिकल जो सेटअप है हम उनसे बात करेंगे। ये तो टेररिस्ट हैं, उनका कहना है इजराइल का कि ये टेररिस्ट हैं, और ये फिर जर्मिनेट करेंगे, इनके ऊपर हमारा कोई भरोसा ही नहीं है। तो अगर इनकी मनसा सही नहीं हो इसलिए वो एलिमिनेट कर रहे हैं उनके कमांडर्स को। उनका जो पॉलिटिकल मैं एक बात आपको फिर तो ये ट्रैप हो गया सर। अगर ऐसा नहीं था और आप ये मानते थे कि इन लोगों को बातचीत के लिए नहीं बुलाया जा सकता, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को, खासतौर से अमेरिका को, फिर बातचीत के लिए वहां न्योता देना ही नहीं चाहिए था। ये पैरेलल मुद्दा था। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, बड़ी अजीब सी लगी थी जब आपने कहा था ये अक्टूबर के बाद 2000 जब ये हुआ था, कुछ डिसकंट्रोल अच्छे पाथ पे जा रहा था इजराइल, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बन रहा था, सब कुछ हो रहा था, अच्छा चल रहा था। कुछ डिसकंट्रोल्ड लोगों ने सडनली बिना अपने लीडर से किए हुए हमास के अटैक कर दिया। से ना मैं देखिए, टॉक एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर, ये हमारी स्ट्रेटजी है ना। तो आप कहिएगा कि हम आ जाओ, वो तो कहता है कि टॉक करने के आ जाओ, तो आप इसको कहेंगे सही है, टॉक एंड टेरर विल नॉट गो। और हमारी ही देश से निकली हुई आवाज है, आप पताल में भी रहोगे तो खोज करके निकाल के मारेंगे। एग्जैक्टली बिना बोले हुए इजराइल यही कर रहा है। हाउ कैन यू टॉक? किससे बात करेंगे आप वो करेंगे कि वहां पर निर्मम हत्या होती है, आप बदला भी नहीं लिए, ये तो गलत है। दिस इज अ गलत वे ऑफ डूइंग कि हम टेरर करेंगे, हम टॉक करेंगे। आइए बैठते हैं। तो ये जो पहले एम्बिग्विटी रहती थी और जिसका फायदा लेकर ये आतंकवाद के बहुत सारे पालने पोसने वाले खुद को बचाते रहते थे, जिसमें वो ये कहते थे कि देखिए इस तरफ तो हम इस जगह पर आतंकवादी हैं, लेकिन यहां तो हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए लोग हैं और यहां हमको आतंकवादियों के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। क्राइसिस एक है, उसमें जो पार्टी है, एक पार्टी हम भी हैं और हमको सुना जाना चाहिए। अब बहुत जगहों पर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि एक पॉइंट ऐसा है टेरर, जिसमें आपको एक टॉकिंग पार्टी के तौर पर डायलॉग टेबल पर इनवाइट नहीं किया जाएगा। अगली खबर देखिए, कतर पर हमले के बाद बोले नेतन्याहू, हमास को पनाह तो हमला ही एकमात्र रास्ता। नेतन्याहू ने 9/11 के दोषियों से की तुलना, कहा अमेरिका ने जो किया वही हमने किया, इजराइल की आलोचना करने वाले शर्म करें। अब ये असल में मुझे लगता है कि इजराइल के आलोचकों को तो जवाब है ही, ये बहुत बड़ा एक तरीके से संदेश सर मुझको लगता है अमेरिका को भी है, डोनाल्ड ट्रंप को भी है।